बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम लोगों ने लास्ट डिस्कशन की थी अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की, जिसका कॉन्सेप्ट ये था कि अगर एक से ज़्यादा पेमेंट्स आ रही हैं या एक पेमेंट आ रही है जो कि मल्टीपल इन्वॉइसेस के अगेंस्ट है, तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा। तो हमने पढ़ा था कि जनाब पहली बात कि अगर डेटर की इंस्ट्रक्शन हो तो एज पर इंस्ट्रक्शन एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। फिर हमने कहा था अगर वो ना बताए तो तुम्हारी मर्ज़ी, तुम मर्जी करने जाओगे तो टाइम बार्ड भी एडजस्ट करोगे, लेकिन डिस्प्यूटेड एडजस्ट ना करना। तीसरी बात थी कि अगर उसकी मर्जी भी नहीं चल रही, तुम अपनी मर्जी भी नहीं चलाना चाह रहे, तो फिर क्या करें। फिर तीसरा सिनेरियो था कि टाइम वाइज चल लें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल लें। ठीक है, तो ये तीन बातें थी छोटी छोटी सी। और इसके अलावा हमारी एक बात थी कि अगर बैंक की बात करें, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की, तो बैंक पहले इंटरेस्ट एडजस्ट करता है और फिर प्रिंसिपल की तरफ जाता है। ये हमने बातें पढ़ी थी। हम उसी को बस एक दफ़ा जल्दी से बुक से पढ़ लेंगे ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट मींस द एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट टू अ पर्टिकुलर डेट और डेट, ये वही पॉइंट है कि आप पेमेंट को मल्टीपल इनवॉइसेस की एक पेमेंट आ रही है तो आपने एडजस्ट कैसे करना है। वेयर अ डेटर ओज सेवरल डिस्टिंक्ट डेट्स, मल्टीपल डेट्स देने हैं उसने टू वन पर्सन। ठीक है जी, द वेरियस रूल्स आर एज अंडर। वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, वेयर अ debtor makes a payment with express or implied indication that the payment is to be applied to the discharge of some particular debt। यानी वो एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शन दे दे, रिटर्न या ऑरल या इम्प्लाइड या बिहेवियर से बता दे। यानी लाइक जैसा मैंने उस दिन बताया था कि मेरी इनवॉइस अमाउंट मैच कर रही है, 2.5 लाख की इनवॉइस है, 2.5 लाख का चेक आया हुआ है, तो मुझे इनवॉइस अमाउंट मैच कर रही है। द पेमेंट मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली, तो उसी तरीके से पेमेंट अप्लाई करेंगे। प्लीज एग्जाम्पल 15 और 16 पढ़िए जरा। जी, 15 और 16। जी, क्लियर। 15-16 में कोई प्रॉब्लम? नो। सो वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, अगर ना बताया हो तो फिर क्या है, क्रेडिटर की चॉइस। वेयर द डेटर हैज नॉट इंडिकेटेड एंड देयर आर नो अदर सर्कमस्टांसेस इंडिकेटिंग, मतलब ना एक्सप्रेस है ना इंप्लाइड है, टू विच द डेट पेमेंट इज टू विच दैट the payment is to be applied, the creditor has the option to apply the payment to any lawful debt due from the debtor even if it is time barred। time barred भी हो तो adjust कर लो। however he cannot apply the payment to a disputed debt। clear? चलो जरा पढ़ो। जी क्लियर, आगे चलें। नाइदर पार्टी मेक्स एन अप्रोप्रिएशन, ना डेटर अपनी चॉइस यूज कर रहा है ना क्रेडिटर, तो कहते हैं द पेमेंट शैल बी अप्लाइड द डेट इन ऑफ टाइम, टाइम वाइज चलेंगे फिर हम। वेदर और नॉट दे आर टाइम बार्ड, बेशक वो टाइम बार्ड है या नहीं आप एडजस्ट कर सकते हो, डिस्प्यूटेड को मत कीजिएगा। इन अदर वर्ड्स ऑल पेमेंट शैल बी अप्लाइड टूवर्ड द फर्स्ट डेट। इन्वेंट्री में एक मेथड पढ़ के आते थे ना, फाइफो वाला, वही वाला लगाना है। पहले जो फर्स्ट आई है उसी को फर्स्ट में हम अप्लाई करेंगे, पेमेंट अप्लाई करेंगे जो पहले इनवॉइस दी हुई है, टिल इट गेट एक्सटिंग्विश, जब तक वो खत्म ना हो जाए। सिमिलरली ऑल सब्सीक्वेंट पेमेंट अप्लाइड towards second debt till it gets fully paid and so on and so forth। आप इन्वेस्ट करते चले जाएं, पेमेंट खत्म नहीं हो रही, अमाउंट ज़्यादा आई हुई है तो एडजस्ट करते चले जाएं, जहां पे ख़त्म हो जाए वहां तक चले जाइए। इफ द डेट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग, हमने ये पढ़ा था कि अगर सेम इक्वल स्टैंडिंग से क्या मुराद थी, मैंने बताया था इनवॉइस डेट नहीं, मैंने कहा था ड्यू डेट सेम हो तो वो इनवॉइस क्या होती है, इक्वल स्टैंडिंग पे होती हैं। कि अब यार किसको पेमेंट करनी, दोनों की प्रायोरिटी सेम है, दोनों का एक इंपॉर्टेंस सेम है। द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ ईच प्रोपोर्शनेट, तो आप उस केस में प्रोपोर्शनेट मेथड यूज कर लेंगे। पढ़िए जी 18 जरा पढ़िए। जी डन। When interest and payments both are due, कहता है as a general rule if interest and payment markup
Principal and markup both are due. The markup is settled first and then principal amount would be settled. तो ये बात हमारी लास्ट लेक्चर में हुई भी थी कि प्रिंसिपल बाद में एडजस्ट होता है, बैंक सबसे पहले क्या करता है, अपना इंटरेस्ट एडजस्ट करता है. पढ़िए जरा प्लीज एग्जांपल 19. जी क्लियर. अच्छा, अब एक पहले आसान से सवाल पे आते हैं. ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है ऑटम 17 का. उसने कहा जी फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ सम पेएबल बाय निसार टू मिराज, कि निसार ने ये पेमेंट करनी है मिराज को ऑन 4 मार्च 2017. ये लेजर की कोई स्टेटस की शक्ल है कोई 4 मार्च के ऊपर. 1 जनवरी की एक इनवॉइस है 2016 की 2 लाख रुपया, जिसकी गारंटी इमरान ने दी हुई है, यानी मिराज के बिहाफ पे. ठीक, सॉरी निसार के बिहाफ पे दियो. क्रेडिट है ना, सम पेएबल है, ठीक है, निसार ने पे करने हैं मिराज को, ठीक है. इसकी गारंटी जो है वो इमरान ने दी हुई है. और फिर इसके अलावा 8 जून की एक इनवॉइस है 1,50,000 की, 3.5 लाख का है. निसार ने 1 लाख रुपए का चेक भिजवाया, ठीक है, सेंड अ चेक ऑफ रुपीज 1 lakh ऑन 5 मार्च 2017. एज देयर वाज नो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम निसार, निसार ने किसी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी. इसका मतलब है डेटर की साइड से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं गई. अगर ये अब जरा आपने केस मिराज के एंगल से सोचना है, क्योंकि मिराज क्रेडिटर है और निसार ने पैसे देने, निसार उधारिया है, डेटर है. मिराज एडजस्टेड द पेमेंट अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ ₹1. द ग्रेंटर ऑब्जेक्टेड टू सच अप्रोप्रिएशन. उसने बजाय ये एडजस्ट करने के उसने ये एडजस्ट कर ली. गारंटर ने ऑब्जेक्ट कर दिया, उसने कहा भाई मैंने गारंटी दी हुई थी 2 लाख की, तेरे पास पैसे आ गए हैं तो 2 लाख के साथ एडजस्ट कर, तो 1.5 लाख से वो तो बाद में आया है, इनवॉइस बात की है. एंड एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन ऑर्डर ऑफ द डेट ऑफ इनवॉइस. जिस डेट में है उस फाइफो मेथड यूज कर. अंडर द प्रोविजन डिस्कस कीजिए वेदर द ऑब्जेक्शन ऑफ इमरान इज जस्टिफाइड. क्या उसका ऑब्जेक्शन जस्टिफाइड है? इंडिकेशन नहीं है तो फिर मिराज के हमने पढ़ा कि इंडिकेशन नहीं है तो डेटर के ऊपर है, क्रेडिटर के ऊपर है, वो कैसे एडजस्ट करना चाहता है. और फिर ये वो अपनी चॉइस इस्तेमाल नहीं करना चाहेगा तो टाइम वाइज जाएगा. और वो अपनी चॉइस क्यों क्लेवरली वो इसको एडजस्ट कर रहा है, क्योंकि उसे पता है ये सिक्योर्ड है, कल को ना भी मिला तो मैं इमरान से रिकवर कर लूंगा. सो इमरान ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्शन क्या है, जस्टिफाइड नहीं है. क्या मेरी बात समझ आई है कुछ? चलो अच्छा, ये आसान सा सवाल करने के बाद मैं ज़रा आपको लेके चलता हूँ पास पेपर पे, जो कि रिफ्लेक्शन है इसी कॉन्सेप्ट की, लेकिन बहुत खूबसूरत रिफ्लेक्शन है. लो जी एक सवाल है, जस्ट अ मिनट. अच्छा मैं पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ दूँ ताकि वो नज़र पूरे पेज पे शायद ना आए. वो कहता है अंडर द प्रोविजन आपने बताना है हाउ द प्रोसीड ऑफ द चेक कैन नाउ बी एडजस्टेड अगेंस्ट वहाज स्टेटमेंट. अच्छा चलो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ ये एक पेज पे आपको सारा नज़र आ जाए. जस्ट अ मिनट. 180 170 कर देते हैं जी. ले जी, अब पूरा क्वेश्चन है पेपर के ऊपर. प्लीज़ अपने दिमाग इस्तेमाल कीजिए. मैं आपको 2-3 मिनट दे रहा हूँ, सुकून से इस क्वेश्चन पढ़ें, इसका सोल्यूशन अपने दिमाग में बनाएं, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा. सिर्फ नॉलेज यही है जो आपने पढ़ लिया अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का, इस नॉलेज का इस्तेमाल कीजिएगा. प्लीज अभी नहीं खुद करो पहले. अभी क्या अच्छा एलिमेंट है या वैसे? हाँ पूछो. डिपेंड करता है, जरूरी नहीं होता, डिपेंड करता है. समटाइम नेग्लिजेंस भी हो सकती है, नेग्लिजेंस भी हो सकती है. मुझे याद है एक हमारा एक डेट था, बहुत ज़्यादा टाइम बार्ड नहीं था, मैं यूँ बोलता हूँ, लेकिन हमें तकरीबन हमें बुक्स रिकनसाइल, उस पार्टी चूँकि बहुत स्ट्रॉन्ग थी, हमें बुक्स रिकनसाइल तकरीबन कोई 7-8 महीने हो गए हुए थे. 8 महीने बाद बुक्स रिकनसाइल हुई तो पता चला, हम कह रहे थे उस पार्टी ने हमारा 2 लाख देना है और वो कहती है नहीं आपका बैलेंस तो 0 है. हमने कहा ये क्या बात हुई, आपका 2 लाख इतनी देर से आ रहा है. तो आपको 8 महीने बाद पता चल रहा है कि यार को पैसे लेने वाले हैं. तो इसी तरह मैं कहता हूँ नेग्लिजेंस अगर मैं रिकनसाइल ना करते 8 महीने बाद भी, तो शायद टाइम बार्ड क्रॉस हो रही थी लिमिट, क्योंकि वो अगली पेमेंट करते जा रहे थे, वो एक पिछली पेमेंट 8 महीने पुरानी नहीं की हुई थी. बात समझ आई है? तो ऐसा ह्यूमनली पॉसिबल हो सकता है और होता है. टाइम बार्ड वाला केस मैंने कभी नहीं मेरे साथ हुआ, लेकिन 8 महीने बाद हमें पता चला वो 8 महीने इनवॉइस है.
बेटा 3 साल ही है ना। तो अगर मैं कहूँ मैंने अगर जहमत ना की हो डेटर, देखो हम डेटर रिकंसाइल वाला कैसे करते हैं, ऑडिट में भी ना सोचोगे कि ऑडिट में तो रिकंसाइल हो ही जाना है, भाई ऑडिट में कहाँ से रिकंसाइल होता है? ऑडिटर ये थोड़ी देखता है, ऑडिटर तो सैंपल सेलेक्ट करता है और उसमें से भेज देता है, और वही पार्टी कंफर्म कर दें आपकी वो पार्टी ना सिलेक्ट हो फिर। तो को इंसिडेंस हो सकता है, वैसे ऐसा बहुत रेयर केस होगा, को इंसिडेंस हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं, मैंने आपका आंसर दिया, जरूरी नहीं कि डिस्प्यूटेड हो। जी एक दफा पढ़ लिए क्वेश्चन, तहम्मुल से जरा इसका आंसर सोचें 1-2 मिनट लगा के कि आप कैसे एडजस्ट करेंगे पेमेंट को, ज़हन में बना लें पेमेंट कैसे एडजस्ट होनी है। एक बात समझा दूं, इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकली सॉल्व करके नहीं आना पेपर में, ठीक है? वो देखो उसका पूछने का अंदाज, डिस्कस कीजिए हाउ द प्रोसीड ऑफ द चेक कैन नाउ बी एडजस्टेड। उसने ये हरगिज नहीं कहा कि मुझे पेमेंट के साथ मैथ्स करके दिखा देंगे कितनी पेमेंट जो है वो किस तरह एडजस्ट करेगा। आपने उसे प्रोविजन ऑफ लॉ भी समझानी है और साथ में बताना है कि कितनी अमाउंट एडजस्ट हो जाएगी। करना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ खाली मैथ, मैंने कहा बिल्कुल करना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ खाली न्यूमेरिकल सोल्यूशन देके नहीं आना, ये मैंने कहा, ठीक है? वो गलत होगा कि आप खाली सवाल सॉल्व करके आ जाइए, ले जी माइनस किया, लो जी ये सवाल इतने पैसे इसके साथ एडजस्ट हो गए, ऐसे नहीं करना। आपने उसे जस्टिफिकेशन देनी है, ऐसे क्यों किया आपने जी सवाल पढ़ ली सबने, अपना सोल्यूशन भी बना लिया कि कैसे एडजस्ट करनी है। चलो जरा पढ़ते हैं हम ये ऑटम 2022 का पास पेपर है और क्वेश्चन नंबर 8 है, मार्क्स हैं इसके 5, ठीक है? सुल्तान इंपोर्ट कर रहा है जो भी बला बला बला, मलबरी सिल्क कैन रिसीव रेपिटेटिव ऑर्डर फ्रॉम रेगुलर कस्टमर, द इनवॉइसेस आर जनरेटेड ऑन द डिस्पैच। अच्छा ये समझने वाली बात है जो मैं इसलिए पढ़ना शुरू किया, द इनवॉइस आर जनरेटेड ऑन द डिस्पैच डेट, इनवॉइस उस दिन बन जाती है जिस दिन गुड्स डिस्पैच होती हैं, एंड पेमेंट्स बिकम ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द सब्सीक्वेंट मंथ। अब मैं मजेदार बताता हूं, हमेशा ड्यू डेट, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं इनवॉइस डेट नहीं, हमेशा ड्यू डेट क्लाइंट या यूं कहूं सेलर और बायर के द म्यूचुअल कंसेंट के साथ डिसाइड होती है। क्योंकि हो सकता है सेलर इस कस्टमर को 15 दिन का डिस्काउंट देना चाहता हो, उसको 30 दिन का, उसको 50 दिन का, किसी को 60 दिन का, डिपेंड ऑन द बिजनेस रिलेशनशिप। बात समझ आ रही है? तो ये सेलर और बायर की म्यूचुअल कंसेंट होती है कि ड्यू डेट क्या होगी। मुझे याद है निशात के केस में हमारे क्रेडिट डेज थे 45 डेज। हम क्या करते थे, इनवॉइस हम इलेक्ट्रिसिटी वाला साफ करते थे, बिलों वाला, हम अपने पास इनवॉइस बना के रखते थे, आखिरी दिनों में जाके उनको दे देते थे। उनका सारा सिस्टम थोड़ा सा मैस, मतलब 5-10 दिन लेट हो जाती थी इनवॉइस। उन्होंने हमारे साथ टर्म्स रीनिगोशिएट की, उन्होंने कहा 45 डेज स्टार्ट होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ इनवॉइस, यानी जिस दिन हमें मिलेगी वहां से 45 दिन। अब हम किसी और की इनवॉइस भेजे ना भेजे, निशात की पहले बना के भेजते थे। बात समझ आई है? क्योंकि अब हमारे पास वो जितने पीरियड टाइम आया होगा इनवॉइस बना के डिस्पैच करने, वो सारा हमारे खाते हैं। इसका मतलब अगर हम 5 दिन लेट करते हैं तो क्रेडिट पीरियड 50 दिन का, हम 10 दिन लेट करते हैं क्रेडिट पीरियड 55 दिन का, तो हमारा नुकसान हो रहा था। बात समझ आई? उन्होंने हमारी कोताही को आइडेंटिफाई करने का, यहां से बाज आएंगे, तो फिर उसके बाद हम बाज आए। बात समझ आ रही है? सो ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट जो है वो लिंक्ड है बिटवीन सेलर एंड बायर, म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ। यहां पे वो कह रहा है कि वो जनरेट करता है डिस्पैच डेट पे, और वो ड्यू डेट होती है लास्ट डे ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। इसका मतलब है अगर इनवॉइस जनरेट हुई है 31 को तो ये तो महीना हो गया, इस दिन तो इनवॉइस जनरेट हो गई, लेकिन पेमेंट कब होनी है ड्यू? अगले महीने का एंड 28, 10 मई की जून में, फिर 10 मार्च की भी अप्रैल में, 31 मार्च को दिए। देखो इनवॉइस में डिफरेंस है, लेकिन ड्यू डेट क्या आ रही है? 30 जून है तो 31। क्या ये बात समझ आई? अब ये समझाया क्यों है? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि स्टूडेंट एग्जामिनर का अगला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि वो आप लाइन इस तरह की कोई बना के देगा कि क्रेडिट पीरियड, ड्यू डेट कितनी है, क्रेडिट पीरियड क्या है, और आपको सिर्फ ये कॉलम देगा, दूसरा आपने खुद निकालना होगा। क्या बात समझ आई है? अगर मैं यहां पे कह देता कि ड्यू जो क्रेडिट पीरियड है वो 20 दिनों का है, तो आप ड्यू डेट क्या निकालते? 20 फरवरी। सिंपल,
बात समझ आ रही है? तो इस तरह हो सकता है वो आपको वर्किंग के लिए नेक्स्ट स्टेप में दे दे। अभी तो उसने खुद करके दे दी थी आपके लिए। और फिर उसने कुछ कमेंट्स भी लिख दिए और उसने साथ नीचे आके कहा वजाहत ने चेक सेंड किया है 2,20,000 रुपए का ऑन 31 जुलाई, लेकिन उसने मेंशन नहीं किया कि किस इनवॉइस। इसका मतलब है डेटर की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। सुल्तान सेंट सेवरल रिमाइंडर टू वजाहत इन दिस रिगार्ड बट डिड नॉट रिसीव अ मल्टीपल टाइम से बोला भाई कर दे एडजस्ट, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अंडर द प्रोविजन बताइए हाउ द प्रोसीड ऑफ द चेक कैन नाउ बी एडजस्टेड अगेंस्ट वजाहत स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल। जी मेरे पास हैं टोटल 2,20,000 रुपए आए हैं जी। मैं सबसे पहले कौन सी एडजस्टमेंट करूं? वजह बताओ। टाइम बार। हाँ किस केस में ये तो बताएगा। अगर डेटर ने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दी तो क्रेडिटर की चॉइस पे है। क्रेडिटर कौन है भाईजान यहाँ पे? सुल्तान। सुल्तान की चॉइस पे है कि वो जैसे मर्जी एडजस्ट करे। इवन टाइम बार डेट कैन नाउ बी एडजस्टेड। तो वो अपना पहले टाइम बार एडजस्ट करेगा, दैट इज 60,000। इसका मतलब है मैं ये बात लिखने से पहले उसको पूरी प्रोविजन जो है यहां पे समझाऊंगा। प्रोवाइजो, सॉरी मैं इसको लिख देता हूं प्रोवाइजो। मैं पूरी प्रोवाइजो समझाऊंगा पहले, फिर लिखूंगा कि 60,000 कैन नाउ बी एडजस्टेड बीइंग इवन इट्स अ टाइम बार डेट। क्लियर? बस मैं यहां पे छोड़ दूंगा, आगे चलूंगा अगले के लिए। अब क्या करूं? टेक्निकली अब मेरी चॉइस खत्म हो गई, मैंने अपनी चॉइस यूज कर ली, टाइम बार एडजस्ट कर लिया। अब अगर टाइम बार ना भी जाना चाहूं तो कैसे चलूं? टाइम वाइज चल लेता हूं चॉइस पे। जी क्या करूं अगला? 1 लाख एडजस्ट कर दूं। 1 लाख एडजस्ट कर दिया। कौन सी इनवॉइस थी ये? इनवॉइस चलो डेट बता दो। 10 मई वाली इनवॉइस एडजस्ट हो गई। ठीक है, इसके बाद और यहां में मैं लिख रहा हूं कि भाई अब मैं टाइम वाइज चल सकता हूं। ठीक है, अगली टाइम वाइज जी क्या एडजस्टमेंट करूं? कितने बच गया? 1,60,000 हो गया है, इसका मतलब 60 बचा। और क्या करूं? शाबाश। ये किस किसने सोचा था? सबने सोचा था। किस किसने नहीं सोचा था? हाथ रखा है मतलब दो, सब नहीं सोचा था। ओके दैट्स ग्रेट। इसका मतलब देखो ओवर ड्यू को गौर करोगे ना, अगर वो जो मैंने वर्ड बोला था कि भाई इक्वल स्टैंडिंग का मतलब है ओवर ड्यू डेट सेम हो। इनवॉइस डेट की बात नहीं की थी मैंने। इनवॉइस डेट देखो एक 10 की 31 की है। बच्चों ने क्या किया पेपर में, उन्होंने इन डेट्स को कंपैरिजन करके 10 की एडजस्ट कर दिया। उन्होंने कहा 10 पहले है, सो वहां पे प्रोवाइजो गलत हो गई। क्या मेरी बात समझे? तो बच्चों के ये जो मार्क्स थे अगले वो कट गए। सो अब क्या होगा? जो हमारा बाकी 60,000 बचा हुआ है ये प्रोपोर्शनेट कर दोगे आप दो इनवॉइसेस के अंदर, और वो इनवॉइसेस हैं 90,000 और 2 लाख की। ऐसे ही है ना? तो तरीका वही मैथ वाला इस्तेमाल करते हैं। मैं एक दफा करके दिखा देता हूँ। वैसे तो मुझे पता है मेरे से ज्यादा अच्छे हो मैथ्स में। तो ये 2,90,000 हो गया। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 90 डिवाइड बाई 290 मल्टीप्लाई 60,000, 18,621। तो ये इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा और बाकी नीचे के साथ जा। क्या बात क्लियर है जी? सो ये क्वेश्चन था और इसमें ट्रिकी पार्ट जो था वो सिर्फ ड्यू डेट वाला था। और मैंने कहा अगला एक्सपेक्टेशन जो मेरी है कि वो ड्यू डेट को भी मजीद ले जाएगा आगे, एक स्टेप आगे ले जाएगा। ठीक है जी, और फिर आगे लेके चलेंगे। यस, वो और ड्यू डेट के उसने नंबर इसलिए रखे होंगे कि उसे पता होगा इसके बगैर सवाल सॉल्व नहीं होना। ठीक है, क्या क्या होता? 20 दिन बाद उसका रिसीट के बाद जो इनवॉइस नहीं समझ कहाँ पे करिए चेंज कर रहे हो? सर अगर ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज, अच्छा चेंज होता है ऊपर ऊपर से। जी जी हाँ हाँ, तो फिर हम कैलकुलेट करते हैं 20-20 दिन डाल के। हाँ हाँ एग्जैक्ट। अच्छा उस तरह चलते हैं तो बस यस ऑब्वियसली फिर वो ये ऑब्वियसली बनता 30 अप्रैल गालबन, ओ सॉरी 20 अप्रैल, और ये बनता तकरीबन कोई अप्रैल की ये क्या बनती 30th, और ये आगे चले जाती ना। ये देखो ना, ये बनती 30 मार्च और ये बनती 20 अप्रैल। ऐसे ही है जी बिल्कुल। फिर टाइम वाइज फिर वही रहना था जो इनवॉइस, फिर जो डिफरेंस इनवॉइस में होता है ना वही एक्चुअली ड्यू डेट में होता है। बात समझ आई? फिर उसमें जो एक कहते हैं ना कि एक काम ये निकालने की वजह खत्म हो जानी थी। फिर जो इनवॉइस में डिफरेंस था वही आपकी ड्यू डेट में डिफरेंस रहना है। अगर सबका क्रेडिट पीरियड सेम है, ऑब्वियसली ये एक ही कस्टमर है तो इसका क्रेडिट पीरियड सेम होगा। चलो जी आगे चलूं। ओके सो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले एक छोटा सा हम लोग अभी हैं छोटे, ये देखो मैं इसी चैप्टर के ना जरा नहीं बल्कि अभी इसको ना ही डिस्कस करें, बाद में ही करेंगे आराम से। ये देखो एक सवाल है, एक छोटा सा सवाल दिखा रहा हूं अभी एहतियातन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा। ये कर लिया था हमने? हाँ टेबल किया था, याद आया?
जरा देखो डिफरेंस बिटवीन कोएर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस और डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड इम्परसनेशन कितने कितने नंबर का है? 8 नंबर का। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं पेपर को बैलेंस करने के लिए कि भाई कहीं कोई सवाल ऐसा आया होगा जो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा तो उसने एडजस्ट करने के लिए आसान सा सवाल लिख रख दिया, तो ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो वापस आता हूं जी अब अपनी बुक पे। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पार्टिसिपेशन 3 मैंने करवा दिया। एक और सवाल है ऑटम 11 का, ये मैं चाह रहा हूं कि आप घर से करके आए। ठीक है, ऑटम 11 का पास पेपर जो है आप लोग घर से करके आओ, कल इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैंने इससे भी एडवांस सवाल, एक्चुअली ये पुराना है ना, मैंने एडवांस सवाल एक करवा दिया ताकि क्लास में, ताकि आप लोगों का एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए कि अब सवाल ये कैसा आ रहा है। ठीक है जी, चलें जी आगे। लो जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, मैंने आप लोगों को बताया था जी कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अब आपके अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमने इसकी 2 तरीके डिस्कस कर लिए थे। डिस्चार्ज होता क्या था? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जरा जल्दी से बताइएगा। कॉन्ट्रैक्ट का खत्म होना है, लेकिन मैंने इसकी एक नहीं, वो तो परफॉर्मेंस तो रीजन थी ना। मैंने क्या कहा था, कॉन्ट्रैक्ट क्यों कब समझा जाता है कि खत्म हो गया? कंप्लीट, ठीक है। और मैंने एक वर्ड बोला था, पार्टीज के राइट्स और ऑब्लिगेशन अगर खत्म हो जाते हैं अंडर द कॉन्ट्रैक्ट तो आप कहते हो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। उसकी एक टाइप हमने पढ़ी थी कि परफॉर्मेंस कर लें, यानी एक एक्सट्रीम एंड ये था यार परफॉर्म करो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, दोनों पार्टी अपने अपने हिस्से की ऑब्लिगेशन फुलफिल करे, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। और परफॉर्मेंस को फिर हमने फर्दर ड्रिल डाउन किया था और हमने कहा था कि जनाब या तो एक्चुअल परफॉर्मेंस भी हो सकती है और इंप्लाइड परफॉर्मेंस भी हो सकती है। और दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने कहा था बड़ा आसान है, क्या? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तोड़ दो कॉन्ट्रैक्ट तब भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म। लेकिन इस केस में क्या करना पड़ता है? डैमेजेस पे करने पड़ते हैं। एक तीसरा मिडवे भी है जो मैंने कहा था मैं आगे चल के बताऊंगा इसी चैप्टर में, और वो है कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है थ्रू एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट से भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक डेफिनेशन क्या थी? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। और आप कह रहे हो एक एग्रीमेंट करके कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक एग्रीमेंट दूसरे एग्रीमेंट पे हावी हो जाएगा और न्यू एग्रीमेंट एक्चुअली में ओल्ड एग्रीमेंट को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। क्या मेरी बात समझ आई? जो हम बातें पढ़ने लगे हैं उसमें क्या है फिर कि ये एक्चुअल एग्रीमेंट हो रहा है जो कि पिछले एक कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करने का मतलब है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो है एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो भाई आप एक्चुअली कहना चाह रहे हो कि एक न्यू एग्रीमेंट ओल्ड एग्रीमेंट को क्या कर देगा? डिस्चार्ज कर देगा। सो वो सिनेरियोस जहां पे ना परफॉर्मेंस होगी ना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन एक नया एग्रीमेंट हो जाएगा जो कि पुराने एग्रीमेंट को सिरे से खत्म कर देगा। कानूनी हैसियत उसमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ आई? तो हम एक्चुअली कहना चाह रहे हैं कि एक न्यू एग्रीमेंट रिप्लेस कर देगा एक ओल्ड एग्रीमेंट को, और अब ये एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा और ये नॉट एनफोर्सेबल। क्या बात समझ आई? एक केस पढ़ते हैं छोटा सा, यहां तक समझ आ गई है? चलूं आगे। देखो छोटा सा केस ये है कि अगर मैं ये कहूं कि सपोज फॉर एग्जांपल मैंने दानिश के पैसे देने थे, कोई हम डील थी, से फॉर एग्जांपल ये दानिश साहब हैं, ये सलमान साहब हैं, दानिश ने कोई गुड्स बेची हुई थी और मैंने दानिश के 5 लाख रुपए देने थे। गुड्स दानिश डिलीवर कर चुके हैं, मैंने 5 लाख डिलीवर नहीं किए। इतने में मेरे हालात खराब हैं, तो मेरे फादर आते हैं और वो कहते हैं दानिश बेटा ऐसा करो, तुम 5 लाख मुझसे ले लो, तुम 5 लाख मुझसे ले लो, मेरे बेटे को माफ कर दो। ठीक है, 5 लाख आना चाहिए, आप दें या आपका बेटा दे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। सो तीनों की म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ, मैं रिपीट कर रहा हूं, अब देखो तीनों की म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ इस पर्सन की ऑब्लिगेशन इसने ऑप्ट कर लिया और ये राजी है इस बात पे, इसकी कॉन्सेंट है, इसने इजाजत दे दी। अब तीनों की रजामंदी के साथ अगर एक न्यू पार्टी पिछली पार्टी की ऑब्लिगेशन को ऑप्ट कर लेती है तो इसने अगर ऑप्ट कर लिया तो ये वाला एग्रीमेंट तो खत्म हो गया, अब ये नया एक एग्रीमेंट बन गया बिटवीन फादर एंड डी। अब कल को डी फादर से रिकवर करेगा 5 लाख रुपया लीगली भी,
क्योंकि ये पिछला कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डिस्चार्ज हो गया व्हेन द न्यू एग्रीमेंट टेक प्लेस। अब इस न्यू एग्रीमेंट ने पुराने एग्रीमेंट को क्या कर दिया, लेकिन इसमें इस पार्टी, तीनों पार्टीज की कॉन्सेंट जरूरी थी। अब मैं इसकी एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, बहुत प्रैक्टिकल। आप अक्सर कभी सेकेंड हैंड मार्केट में गए हो, कार की मार्केट में, तो लिखा होता है ये लीज्ड व्हीकल है, बल्कि कईयों ने तो डब्बे रख के लगाए होते हैं ऊपर, लीज्ड व्हीकल है। लीज्ड व्हीकल है, क्या मतलब है, वो बिक रही है, बैंक से लीज है। इसका मतलब है कोई बैंक है, कोई पर्सन है जिसने लीज कराई है, अब वो चलाना नहीं चाहता, वो उसको बेच रहा है, तो कोई नया खरीदेगा तो वो क्या करेगा, वो लीज पे ऑफ तो बाद वो अवक के साथ है। इसका मतलब है वो जो ऑब्लिगेशन थी बिटवीन बैंक और बिटवीन एस, वो अब कोई और पर्सन आके कहता है हाँ कार मुझे बेच दो, तुम अपने पैसे जो थोड़े से लेने हैं लो, मैं बैंक की लीज पे करूंगा, बैंक का एग्रीमेंट मेरे साथ करा दो। तो बैंक अपना एग्रीमेंट रीस्केड्यूल कर लेता है, रिवाइज कर लेता है एग्रीमेंट को, और अब न्यू पर्सन के साथ एग्रीमेंट कर लेता है। तो बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि एक ऑब्लिगेशन किसी की, किसी और ने अपने बोझ उठा लिया, सरदर्द ले ली। क्या मेरी बात समझ आ रही है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? समझाना ये चाह रहा हूं कि ऐसे केस में भी तो देखो, एक नए एग्रीमेंट ने पुराने एग्रीमेंट को डिस्चार्ज, कल को फादर पेमेंट नहीं करते, या वही जो नया बंदा लीज की गाड़ी खरीद के चला गया वो पेमेंट नहीं करता, तो क्या बैंक पुराने कस्टमर को पकड़ेगा? वो तो डिस्चार्ज हो चुका, वो राइट्स एंड लायबिलिटीज, इसका राइट खत्म और इसकी लायबिलिटी खत्म, कॉन्ट्रैक्ट जो खत्म हो गया, तो फिर बैंक किसका गला पकड़ेगा? न्यू कस्टमर का, फादर का, कि भाई तू दे, और केस भी फाइल करना हो तो किस पे करेगा? फादर पे। ये गया, ये डिस्चार्ज, ये फ्री है। अब क्या मेरी कॉन्सेप्ट समझ आया? तो अगर इसको यूं समझ लो, अब इसको ऐसे कर लो कि ये बैंक है और ये लीज की गाड़ी थी, ये कोई कस्टमर था एस, अब एस नहीं ले रहा, कोई एक कस्टमर आया वाई, वो कहता मुझे बेच दो लीज व्हीकल, आप वो इनकी आपस में सेटलमेंट हो जाती है, वाई कुछ पैसे एस को दे देगा जो उसने शुरू में लगाए होंगे, वो उसको पैसे उसकी मार्केट वैल्यू के मुताबिक पैसे दे देगा, बाकी वो लीज पेमेंट्स पे करेगा उसको, गवर्नमेंट, उसको, बैंक को। क्या बात समझ आई? क्या बैंक अब एस के ऊपर केस फाइल करेगा? नहीं, बैंक किसके ऊपर केस फाइल करेगा? वाई के ऊपर। यार ये बहुत हल्का चल सकता है, बहुत हल्का। 28 पे चला दें, 28 पे चला दीजिएगा जी, मेरी बात समझ आई? ये अच्छा, अब अगर ये समझ आ गया तो देखो, न्यू एग्रीमेंट ने ओल्ड एग्रीमेंट को रिप्लेस कर दिया, पुरानी पार्टीज डिस्चार्ज हो गई, डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट यही है, न्यू एग्रीमेंट टेक प्लेस। ऐसे एग्रीमेंट को बोलते हैं नोवेशन। क्या बोलते हैं? नोवेशन, जिसमें एक न्यू पार्टी पुरानी की ऑब्लिगेशन टेकअप कर लेती है। जरा मैं भी ऊपर से नहीं पढ़ाया, मैं डायरेक्ट नोवेशन पे आ रहा हूं। नोवेशन मींस द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन ओल्ड वन। The new agreement extinguished the rights and obligation under the old contract. Novation ordinarily arises when a new individual assumes an obligation to pay. जब एक नया इंडिविजुअल कहता है मैं obligation pay करूंगा, that was incurred by the original party. In case of novation, the original debtor is totally released from the obligation. ये देखो, ये totally release हो गया, ये totally released from the obligation which is transferred to someone else. ये किसी और को ट्रांसफर हो गई है ना। 27 पे कर दो 27 पे, बस काफी है, थैंक यू। तो ऑब्लिगेशन जो है वो न्यू पार्टी को ट्रांसफर, प्लीज एग्जांपल पढ़िए, एग्जांपल पढ़िए प्लीज। 20 इसमें नहीं नहीं नहीं, लेकिन वो दूसरे वाले की वजह से ही हो रही है ना, व्हीकल आ रही कि नहीं आ रही, फिर वो लीज ऑब्लिगेशन पे कर रहा है, बदले में व्हीकल आ रही है। जी बिल्कुल, बिल्कुल वो हो सकता है। देखो जिसने कहा क्या थर्ड पार्टी जरूरी है, सेम डेटर के साथ भी तो हम रीनिगोशिएट कर सकते हैं। जैसा एक एग्जांपल थी, एस प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं दोबारा, और ऐसा हुआ था इसलिए मैं नेम डिस्क्लोज कर सकता हूं कंपनी का। एसगार्ड 9 ने लोन रीस्ट्रक्चरिंग की, एसगार्ड 9 लोन नहीं पे कर रहा था, डिफॉल्ट कर गया, तो बैंक वाले आए, बैंक वाले ने कहा अच्छा बताइए कैसे हो सकता है कि हम दोबारा से मोहब्बत वाला सलूक कायम कर लें। तो उन्होंने कहा ठीक है रीस्ट्रक्चरिंग कर लो, मेरे पिछले इंटरेस्ट माफ़ कर दो, मुझे थोड़ा डेट कम कर दो, माफ़ कर दो, बाकी ले लो मुझसे, और दोबारा से टर्म्स डिसाइड कर लो। अब कोई नहीं आया बीच में, कौन कौन है, किसके दरमियान है एग्रीमेंट? एसगार्ड 9 के दरमियान और बैंक के दरमियान।
अब अगर ऐसी बात है कि असगर 9 और बैंक के दरमियान का कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर टर्म्स तो रिवाइज हो रही हैं, न्यू टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट, क्या पुरानी टर्म एनफोर्सेबल रहेंगी? से पुरानी टर्म्स थी कि इंटरेस्ट रेट 12%, नई टर्म साइन हुई, इंटरेस्ट रेट है 15%, तो कौन से वाला एप्लीकेबल होगा? 12 वाला। हो सकता है बैंक ने कोई लोन माफ भी कर दिया हो, क्या वो दोबारा मांग सकते हैं माफ किया हुआ लोन? नो। इसके मतलब एक न्यू एग्रीमेंट टेक प्लेस हो गया इन द प्लेस ऑफ ओल्ड वन, लेकिन पार्टी चेंज नहीं हुई। मेरी बात समझो सारे, न्यू एग्रीमेंट आ गया जिसने पिछले एग्रीमेंट को खत्म कर दिया। दोनों पार्टी यही है, बैंक और एसगार्ड 9, दोनों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। न्यू ने पुराने को डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन कोई नई पार्टी नहीं आई। इसको बोलते हैं अल्टरेशन, इसको बोलते हैं ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन मींस वेरिएशन मेड इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट with the mutual agreement. When this occur, the original party is discharged and the new contract take place या is created. लेकिन आखिर में एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, the parties in alteration will remain the same. क्या कॉन्सेप्ट समझ आ गया? पढ़िए एग्जाम्पल 21 भी फिर। सब पे आता है, लेकिन ये है कि जो बैंकिंग के इंस्ट्रूमेंट है उनके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशंस मौजूद है, इसलिए वो प्रिवेल कर जाते हैं ओवर द जर्नल कि 6 महीने बाद हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा? टाइम बार्ड हो जाएगा, चेक टाइम बार्ड चेक जिसे बोलते हैं। हाँ, उस केस में बैंक क्या करता है पता? 3 साल एक्सपायर होने से पहले पहले उन पे केस ठोक देता। आप भी केस ठोक दो, आपका 3 साल की लिमिट खत्म हो जाएगी। फिर केस बेशक 5 साल बाद डिसाइड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि आप चेक के केस में भी ऐसे ही करते हो। चेक जब बाउंस होने जाता है ना, टाइम 5-6 महीने पूरे होने लगते हैं, तो जो पार्टीज होती हैं वो चेक को बाउंस कराती हैं। बाउंस करने का मतलब प्रेजेंट करती हैं, बैंक कैंसिल करके लिख देता है इनसफिशिएंट फंड, उसकी बेस के ऊपर केस फाइल हो जाता है। हाँ ऐसा है, देता है वैसे नहीं, मल्टीपल चीजें हैं। आप बोलो, आप क्या कहना चाह रहे हो, क्वेश्चन मुकम्मल करो। उसकी सिक्योरिटी फोरफिट हो जाएगी, फोरफिट हो जाएगी, नीलामी हो जाएगी, उसकी ऑक्शन हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन डिपेंड करता है ना कि लोन किस किस्म का है और क्या टर्म्स हैं। कंपनी के केस में ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। कंपनी के केस में बैंक नुकसान में रहता है, बेवकूफ़ी करता है। बैंक भी तो बेवकूफ़ है ना, बैंक जिस तरह लोन देता है बेवकूफ़ों की तरह लोन देता है, तो ठीक है भुगते फिर। अमाउंट बड़ी का मसला नहीं है, उनसे सिक्योरिटी नहीं लेता, चार्जेस क्रिएट कर लेता है। अब चार्जेस और चीज़ है, एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें ना आप टाइटल के, ना आप कागजात ले रहे हो उनसे और ना स्टॉक ले रहे हो उनसे, दोनों चीज़ों पे कंट्रोल नहीं होता बैंक का। एक कागजी कार्रवाई होती है, चार्ज, और फिर वो डिफॉल्ट करते हैं। ये होता है। किसको? क्रेडिट स्कोर? नहीं, कंपनी का भी होता है। अच्छा उसकी बात कर रहे हो, जैसा आपकी पैक्रा है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, मल्टीपल एजेंसी और भी हैं, पैक्रा इज़ वेरी रिनाउंड। तो जिस तरह आप कह रहे हो कि उसको होता है रेटिंग होती है, इसी तरह क्रेडिट रेटिंग इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की क्रेडिट रेटिंग होती है, कंपनीज की नहीं होती। कंपनी अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होती। जैसे अगर मैं बैंक हूँ ना तो मेरी क्रेडिट रेटिंग होगी। मैं कोई इन्वेस्टमेंट, मैं फाइनेंशियल, चलो बैंक भी नहीं कहता, मैं अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूँ ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में और बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह एक्सचेंज कंपनीज हैं, जिस तरह बैंक्स हैं, जिस तरह मुदारबाज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में आ जाते हैं। जिस तरह NBFCs हैं, तो ये सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रेटिंग होती है। हाँ, अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेटिंग नहीं कराते, नहीं हम क्यों कराएं भाई, जरूरत नहीं रहती ना। ऐसा नहीं कि करेंगे नहीं, वो पैसे दो वो कर देंगे, सर्विस है ना, चार्जेस देने हैं उन्होंने, लेकिन ये है कि आप कहोगे तो कर देंगे, कोई नहीं कराता, जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और एग्जाम्पल 21 पढ़ो। जी डन। रिसेशन, देखो बेटे, मैंने और दानिश ने कॉन्ट्रैक्ट किया, हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं कि दोनों ने अभी फ्यूचर में परफॉर्म करना हो,
लाइक मैं कहूं मैं 15 दिसंबर को परफॉर्मेंस दूंगा और इसने पेमेंट करनी है 30 दिसंबर को, दोनों डेट्स अभी नहीं आई, फ्यूचर की हैं, लेकिन हम दोनों मिलके आपस में तय कर लें यार दफा करो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हैं, ना आप परफॉर्म करना ना मैं परफॉर्म करता हूं। अगर मैं म्यूचुअल कंसेंट के साथ इसको खत्म कर दूं, इसको बोलते हैं रिसिशन। रिसिशन इज द कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज बिफोर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले हम दोनों, क्योंकि एक दफा जब परफॉर्मेंस ड्यू हो गई ना, 15 तारीख आ गई, अब मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो मैं डिफॉल्ट करूंगा। क्या बात समझ आ गई? चलें प्लीज एग्जांपल 22। अगर ये राजी है, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? ड्यू डेट से पहले तो फिर खत्म, फिर तुम डिफॉल्ट करोगे, फिर तुम नहीं परफॉर्म करोगे, वो तुम्हारे पे केस फाइल करेगा, सिंपल। चलिए 22। जी डन। रिमिशन, बेटा देखो ये बंदा दानिश ने मेरे 5 लाख देने थे, मैं कहूँ गरीब इंसान, चल कुछ तो दे दे, चल सेटल ही कर लेते हैं, तू 4.5 लाख दे, सेटल करते हैं। मैं 4.5 लाख लेके 5 लाख का डेट सेटल कर दूं। दिस इज व्हाट वी कॉल रिमिशन। रिमिशन मीन एक्सेप्टिंग द लेस अमाउंट देन द इनिशियल अमाउंट एग्रीड। पढ़ लें। ये भी म्यूचुअल कंसेंट ही होती है, दोनों की मिलाए बगावत के साथ। अच्छा चल ठीक है, 4.5 दे यार, खत्म करते हैं। डिस्काउंट दे देगा बाकी, क्या मसला? डिस्काउंट आप देते नहीं हो क्या? अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हो, क्यों नहीं देते? अर्ली डिस्काउंट्स आपने पढ़े भी होंगे, इतने जल्दी पेमेंट करो, 10 दिनों में 2% डिस्काउंट ले लो, तो वो क्या है? डिस्काउंट ही है। 23-24 डन। एक लास्ट पॉइंट, बहुत ही गरीब है दानिश, और जा यार माफ किया, लास्ट हर बार ये तो यही रह गया ना, जा यार माफ किया। अब ये यूनिलेटरल एक्ट है, मेरा एक्ट है, मेरी मर्जी, मैंने अपना डेट लेना था, मेरा राइट है, मैं राइट छोड़ रहा हूं, मैं अपना राइट सरेंडर कर रहा हूं, मतलब ऑब्लिगेशन से रिलीज कर रहा हूं इसको। बात समझ आई? दिस इज व्हाट वी कॉल वेवर। वेवर इज अ यूनिलेटरल एक्ट, एक बंदे का एक्ट है, म्यूचुअल कंसेंट की जरूरत यहां पे है ही नहीं। वेवर इज अ यूनिलेटरल एक्ट ऑफ वन पर्सन दैट रिजल्ट इन सरेंडर ऑफ अ लीगल राइट। मैंने अपना राइट ही छोड़ दिया, मेरा राइट खत्म तो इसकी लायबिलिटी खत्म, शाबाश, ऑब्लिगेशन खत्म। द अदर पार्टी इज रिलीज फ्रॉम हिज, ये है वेवर। पढ़ो जरा इसकी भी एग्जांपल, एक छोटी सी, 25 नंबर। जी डन। एक छोटी सी बात ऊपर से पढ़ के आते हैं अब, जो हमने नहीं पढ़ी थी, और वो ये था कि कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, ठीक है, बाय एग्रीमेंट। और तीसरी बात, मैं ब्रीच वो यहां पे डिस्कस नहीं कर रहा इस बुक में, लेकिन बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, ये पॉइंट अभी हमने पढ़ना है, 2 पढ़ लिए हमने, ये 2 डिस्कस कर लिए हमने, ये वाला यहां पे डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि उसने ये वाला एरिया आपके सिलेबस से निकाल दिया हुआ बाय ब्रीच, ठीक है। चलूं जी आगे, क्लियर यहां तक समझ आ रही सबको? लो जी एक छोटी सी बात देखो, मैं सपोज मैंने पहले भी कहा था, प्रोमिजर या प्रोमिजी के लफ्ज से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये तो पोजीशंस हैं। हु मेड एन ऑफर? सपोज मैं कहता हूं ये दानिश को मैंने रिपेयर वर्क के लिए बुलाया अपने घर पे, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारा साइन कि आप हमारा फर्नीचर डिजाइन कर दें या फिर फर्नीचर रिपेयर कर दें। अब ये आ गए हैं, मैं इनको सामान ला के नहीं दे रहा, या मैं कहता हूं मैं फर्नीचर बना दें सपोज। अब ये कहते हैं टेबल बनाने के लिए बुलाया और ये कह रहे हैं सर ला दें लकड़ी और ये वो चीजें, मैं कह रहा हूं मैं आराम से बैठा हूं, नहीं ला के दे रहा। ये रिपेयर वर्क के लिए बुलाया तो इनको कहा अच्छा रिपेयर वर्क कर दें, सर कहाँ पे करना है? ढूंढ लो कहाँ पे करना है। पॉइंट समझाने का ये है कि मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के अंदर फैसिलिटीज क्रिएट नहीं कर रहा, मैं अज्यूम कर लेता हूं इसको प्रोमिजर कह रहे, तो मैं प्रोमिजर को फैसिलिटेट नहीं कर रहा। देखो मैंने एक बंदे को कॉन्ट्रैक्ट के लिए बुलाया है, देखो हम अपने अक्सर हम रोजमर्रा जिंदगी में देखो, आप जिसको सर्विस लेने के लिए बुलाते हो, सपोज वो इलेक्ट्रिशियन है, वो जो प्लम्बर है, वो आपका वो कारपेंटर है, वटएवर, उसको आप उसकी नेसेसरी चीज़ें प्रोवाइड करते हो, वो आपको सामान की एक लिस्ट लिख के देता है कि जाएं जी ये ला दें, मैं फिर ठीक कर देता हूँ।
आप लेकर आते हो, क्यों? क्योंकि आप उसको फैसिलिटेट करते हो ताकि वो अपना परफॉर्मेंस या अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर सके। और अगर आप वही नहीं कर रहे तो फिर वो बेचारा मजबूरी में कहेगा ना मैं परफॉर्म नहीं कर सकता। तो फिर यहाँ पे डिफॉल्ट किसने किया? मैंने, चलो मैं यूं कह लेता हूँ, जिसने सामान नहीं दिया या जो बेचारा सर्विस देने आया? सामान नहीं दिया जिसने, प्रोमिजी, मैं उसे प्रोमिजर बोल रहा था ना, तो प्रोमिजी जी। हाँ सर, तो वो लेके आता है, उस केस में वो आपसे उसके पैसे लेता है। पता नहीं आप लोग इस तरह करते होंगे, इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं यूजुअली जब आप उनको कॉल करते हो तो हम उनको कहते हो यार ये सामान साथ जरूरत पड़ेगी, तो वो अपना सामान खुद कैरी करके लेके आता है और बाद में आपको चार्ज करता है बिल में कि इसकी इस पार्ट के इतने पैसे और मेरी सर्विस के इतने पैसे। जैसा आप जाते हो अक्सर ये वर्कशॉप पे, वर्कशॉप वाले क्या कहते हैं, सर इसमें स्पेयर पार्ट्स डलेगा, वो स्पेयर पार्ट डालने के अलग पैसे लेते हैं और सर्विस के अलग पैसे लेते हैं। वो तो एक ठीक है, वो कॉमन है बिजनेस, उसमें समझ आ गई कि अच्छा प्रोमिजर खुद लेकर आएगा, आपने उसे ऑर्डर भी तो दे दिया ना। मैं ये वो सिचुएशन कह रहा हूं जहां पे प्रोमिजी उसे फैसिलिटेट नहीं कर रहा। इफ एनी प्रोमिजी रिफ्यूज टू प्रोवाइड द प्रोमिजर facilities for the performance of the contract, the promisor is discharged by such refusal. भाई वो कहेगा मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, आपने डिफॉल्ट किया है और मैं क्या करूंगा, डैमेजेस क्लेम। क्या बात समझ आई? पढ़िए एग्जांपल 26। जी डन, आगे चलूं। सो एक छोटी सी आसान सी बात इम्पॉसिबल एक्ट की लिखी हुई है कि एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट विच इज इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड। अगर आप ऐसी बेहुदा एग्रीमेंट कर रहे हो जो कि पॉसिबल ही नहीं है परफॉर्म करना, तो कहता है ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड। पढ़िए जरा, मैं तो ये खजाना ढूंढ देता हूं, ऐसी बातें जो कि इम्पॉसिबल हैं तो एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट क्या होता है, सिरे से वॉइड होता। यहां तक बात समझ आ गई? मैंने जब आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाया था, थर्ड चैप्टर सॉरी, उसके अंदर जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट की टाइप बताई थी तो मैंने एक टाइप बताई थी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको याद हो तो उसका मैंने डेफिनेशन बताई थी कि बेटा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में तो वैलिड था बट ड्यू टू सम सब्सीक्वेंट रीजंस या इवेंट वो क्या हो गया है, वॉइड हो गया। ऐसा बात पड़ी थी कि अब इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहा। और फिर मैंने सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी को थोड़ा सा डिस्कस भी किया था। जैसा मैंने वो शिप आ रहा था, मैंने कहा शिप अगर तबाह हो जाए तो जनाब अब तो वो तबाह हो गया, तो सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के मैंने कुछ केसेस बनाए थे। अब वही टॉपिक एक्चुअली हम डिटेल में पढ़ने लगे हैं। कॉन्सेप्ट देखो, सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी। देखो बेटे, अब पॉइंट ये है कि मैं अगर इसी तरह वो केस एक छोटा सा बना लूं, हिम्मत है ना पढ़ने की? समझ आ रही है ना? बस ठीक है। देखो अगर मैं केस बना लूं, दानिश और मेरे दरमियान केस है, ये सलमान है, सलमान ने गुड्स डिलीवर करनी है दानिश को, ठीक है। अब दानिश को अगर गुड्स डिलीवर करनी है, गुड्स में सपोज कहता हूं एबीसी प्रोडक्ट है और हमने उसके पैसे हैं 500 kg, सपोज 500 के 5 लाख रुपए है इसको। इस गुड्स के ऊपर मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आज। अच्छा ऐसा हो सकता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन लेट हो। हमने कॉन्ट्रैक्ट किया आज की तारीख में 12 दिसंबर को और सलमान साहब ने ये गुड्स डिलीवर करनी है बेटे 31 दिसंबर को और दानिश ने मुझे पेमेंट करनी है से 15 जनवरी को। ऐसा हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट? जी बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बिजनेस वर्ल्ड है, लोग अपनी मर्जी से अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करते हैं म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ। अगर ये सिनेरियो हो, आज मैं इनके साथ वादा कर लूं, मुझे सिर्फ इतना बताइए 15 दिसंबर 31 दिसंबर को मैंने डिलीवरी करनी है, लेकिन कोई 25 दिसंबर को गवर्नमेंट ने इस प्रोडक्ट के ऊपर एबीसी की सेल परचेज के ऊपर बैन लगा दिया। भाई लीगल थी, मैं गलत चीज नहीं बेच रहा था, लेकिन अब इसके ऊपर बैन हो गया। अब क्या हुआ, ये इलीगैलिटी आ गई। अब ये इवेंट गवर्नमेंट का बैन लगाना, ये इवेंट हुआ ना, क्या ये इवेंट मेरे कंट्रोल में है? नो। क्या ये इवेंट सलमान के कंट्रोल में है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। तो एक ऐसा इवेंट है
जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इनकर हुआ है और ये इवेंट मेरे कंट्रोल में भी नहीं है, तो क्या मेरा डिफॉल्ट, अगर मैं अब ये गुड्स डिलीवर नहीं कर रहा और मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया क्योंकि 31 दिसंबर को मैं डिलीवरी नहीं कर रहा, तो क्या ये मेरी रीजन की वजह से डिफॉल्ट हुआ? नहीं। तो असूलन अगर मैं मासूम हूं, इनोसेंट हूं, तो फिर मुझे जुर्माना पड़ना चाहिए? नहीं। यही फायदा है बस सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का, कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड में कन्वर्ट हो रहा है। एक पार्टी कमिट करके अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रही एक इवेंट की वजह से जो उसके कंट्रोल में नहीं, और लॉ कह रहा है तो ये जुर्माना भी नहीं होगा, क्योंकि ये इवेंट जो है इसके बाद ये एग्रीमेंट क्या हो गया है? इलीगल। और ये इवेंट जो है तेरे कंट्रोल में अनकंट्रोलेबल है। सो एंजॉय कर। इवन इसने डिफॉल्ट कर दिया, लेकिन इस डिफॉल्ट के, इसको डिफॉल्ट, पहली बात इसको डिफॉल्ट ही ना कहो ना, तो किसकी इस केस में कोई डैमेजेस हैं? बिल्कुल भी नहीं, कोई डैमेजेस नहीं। क्या बात समझ आई? सो एक वजह तो बना दी मैंने, इलीगैलिटी को डिस्कस कर दिया, अनलॉफुलनेस को। दूसरा, अगर ये कोई ऐसा इवेंट अक्कर हो जिसकी वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट ही परफॉर्म ना हो पाए, जिस तरह शिप पे बनाया था कि ये गुड्स आ रही थी, शिप डूब गया, क्या अब मैं परफॉर्मेंस दे पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या बात समझ आ रही है? हाँ, बिल्कुल हैपनिंग है, अब मैं परफॉर्म नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है मैं इवेंट पे डिपेंडेंट था और इवेंट अब इवेंट मेरे कंट्रोल में नहीं था। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मेरा सब्जेक्ट मैटर ही तबाह हो गया, मैं अब क्या डिलीवर, तो क्या मेरा नहीं जी, मेरे कंट्रोल में नहीं था। सो मैं समझाना सिर्फ ये डेफिनेशन चाहिए, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट बिकम्स वॉइड, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? ये इसमें रिफ्लेक्शन आपको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की भी अब नजर आएगी। इफ एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल हो जाए या अनलॉफुल हो जाए, यानी अब वो एक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता, या तो अनलॉफुल हो गया या इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि शिप डूब गया, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, ड्यू टू हैपनिंग ऑफ एन इवेंट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ, मेरे कंट्रोल में ही नहीं था, अनकंट्रोलेबल इवेंट। क्या बात समझ आई? तो उसने कहा कुछ स्टेंसेस हैं, मैं आपसे वो शेयर करता हूं। द फॉलोइंग आर द एक्सेप्टेबल ग्राउंड्स ऑफ सुपरवीन इम्पॉसिबिलिटी। नंबर 1, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। नंबर 2, ये बात समझ आ गई डिस्ट्रक्शन वाली? डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी ऑफ इन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ पर्सनल नेचर। अदर पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट हो भी जाते थे, तो अगर बंदा मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं? वॉइड हो जाते हैं जनाब, क्योंकि लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तीसरी चीज, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। अच्छे खासे इंडिया के साथ ट्रेड चल रही थी, बाद में आपने चाय पिलाई और ट्रेड बंद, उसने भी बदतमीज ने कह दिया टी वॉज फैंटास्टिक, तो उसके बाद से ट्रेड हमारी। सो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द, अब ये इवेंट कौन सा बताना चाह रहा है? इम्पॉसिबिलिटी का, कि ये इवेंट इम्पॉसिबल हो गया, अब हम ट्रेड इंडिया के साथ नहीं कर सकते। इलीगैलिटी की तरफ चला गया ना। लेकिन देखो, करेंगे, अगर हम करेंगे तो इलीगल कहलाएंगे ना, हमें तो रोक दिया गया कि इलीगल हो जाएगा। अब हमारे लिए इवेंट ने वो एक्टिविटी को इलीगल कर दिया, तो हम तो उस तरफ जा ही नहीं ना। इलीगल तो तब होगा अब मैं एक और कॉन्ट्रैक्ट करूं इंडिया के साथ और छुप के उसे सप्लाई करना चाहूं, वो इलीगैलिटी है, अनलॉफुल है, ठीक है। और आखिर में उसने एक लिखा हुआ कि द पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द थिंग सीज टू एग्जिस्ट और अकर विच फॉर्म द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये एग्जांपल के साथ ही समझ आएगी बात, ऐसे समझ नहीं। ऐसा करो, पहले 28 से 31 तक जरा पढ़ो, बल्कि 28 से 30 तक पढ़ो, 31 से पहले एक दफा दोबारा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, 28 से 30 तक बस ये यहीं पढ़ना है। इसके बाद इसकी जो एक्सक्यूजेज हैं वो कल पढ़ेंगे। तरतीब में जो पढ़ा है आपने वही उसने तरतीब में किया हुआ है। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, थर्टी तक समझ आ जाए तो फिर आखिरी प्रोविजन एक दफा दोबारा, प्रोवाइजो की आखिरी क्लॉज दोबारा पढ़ते हैं।
आप लोगों का इस वीक में मुझे बताते जाएं, आज दोबारा एक दफ़ा रिमाइंड करवा दें, आज इस वीक में क्या टेस्ट हमारा कमिट हुआ है? कितने चैप्टर्स का? एक्चुअली मैं सिलेबस पूछना चाह रहा हूँ। 5 तो हो गए हुए हैं, 6 वाला इंक्लूड करना है कि नहीं करना, ये बता दो। असूलन तो है। हाँ, पिछले वीक नहीं हुआ था ना, वो तो हमने इंटेंशनली नहीं किया था। इस वीक क्या करना है? वो इसलिए नहीं किया था क्योंकि सारे टर्म टेस्ट चल रहे थे, तो उसमें बच्चा इतना बिजी हो जाएगा वो पढ़ता ही नहीं है, तो इसलिए मैंने अलग से वीक में रखा हुआ है। इस वीक में सारे टर्म टेस्ट रखे हुए हैं। तो बताओ 2 3 4 5 है या 2 3 4 5 6 करें? क्या करें आप लोग? देखो आपने देना है, आधे तो वैसे ही सोच के बैठे हुए, देना ही नहीं है तो दफा करें, किया तो करो टेस्ट यार जी। 2 to 5 या 6? 6 तक कर लें, चलो 2 to 6। चलो ऐसे भी कर सकते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है, टेस्ट तो देने ही है। 5 6 कर लें, चलो 5 6 कर लेते हैं, और अगले वीक फिर टर्म टेस्ट कर लेंगे, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। चलो फिर इस वीक 5 6 और अगले वीक फिर टर्म टेस्ट 2 to 6, ठीक है। चलो बल्कि तब तक शायद 7th भी खत्म हो जाएगा, तो वाई नॉट फिर टर्म टेस्ट में हिम्मत करना, फिर 7 तक करना, ऐसे कर लेना, ठीक है। चलो सो 2 कल है, 5 और 6 इंशाल्लाह। चलो सॉरी परसों सॉरी जी, डन। अच्छा अब एक ऊपर से एक क्लॉज रह गई है, छोटी सी डी क्लॉज। पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स सीज टू एग्जिस्ट, कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसी कमी हो गई है कॉन्ट्रैक्ट में और अकर, या कुछ ऐसे एक्टिविटी या थिंग अकर हो गई है विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा सीज टू एग्जिस्ट दैट फॉर्म द बेस, कुछ ऐसा मिसिंग हो गया कॉन्ट्रैक्ट से जो कि कॉन्ट्रैक्ट की बेस था, कॉन्ट्रैक्ट की जान था, तो उस केस में भी सब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। वो जिन्हें ये समझाने की कोशिश की कि कुछ ऐसा मिस हो गया जो आप कहते हो यार इसके बगैर तो कॉन्ट्रैक्ट खोखला सा है, ये वो कहना चाह रहा है। तो जरा पढ़िए एग्जाम्पल 31 अब। जी जी हाँ, तो contract to marry each other before the time fixed for marriage, क्या मतलब? अब बताओ। नहीं वो तो एग्रीमेंट हो ऐसा कि मैं कह रहा हूँ कि भाई आप इससे शादी करो, वो एक अलग चीज़ है, ये कुछ और लिखा हुआ उसने, वो तो आपस में तय कर रहे हैं दोनों। हाँ वैसे तो मैं समझता हूँ ये बिजनेस में आने नहीं चाहिए, उसने समझाने के लिए वो, क्योंकि बात ऐसी है जो बिहेवियर पे ज़्यादा अच्छी समझाई जा सकती है, इसलिए वो बिहेवियर पे ले जाता है, वरना ये बिजनेस लॉ की एग्जाम्पल थोड़ी है, शादी करने वाली एग्जाम्पल बिजनेस लॉ की थोड़ी, इसमें कहाँ से बिजनेस आ गया? हाँ वो अब ऐसे मैं कहता हूँ वो भी सिविल लॉ ही केस, सिविल लॉ का केस है, मुझे उसका भी नहीं इलम कि उसमें क्या बेहतर डिवीजन है। मेरा ख्याल है बिजनेस लॉ का केस ही नहीं है, वो सिर्फ बिहेवियर को समझाने की गर्ज से बिहेवियर पे ले आता है, अदरवाइज उसको उस पर रहना चाहिए, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स पे रहना चाहिए, तो उसमें फैसला करना आसान हो जाता है। बात समझ आई? आपको ठीक है, ठीक है, आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करके बंद करोगे, मेरा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करोगे, नहीं तो मुझे डैमेजेस पे करोगे। मैं जैसा यूं कहूँ कि सुजुकी वालों ने वो वेरिएंट ही बंद कर दिया, भाई आपने कमिट किया हुआ मेरे साथ, और वैसे ही मज़ा बताऊँ, इतना बेवकूफ़ कोई नहीं होता, अगर कमिट हुआ ना तो जितने कमिट्स हुए होते हैं उतने ऑर्डर आप लाजमी फुलफिल करते हो, ऐसा नहीं होता कभी। नहीं ये केस इम्पॉसिबिलिटी का थोड़ी बना, ये तो आप खुद बंद कर रहे हो, ठीक है, ये इम्पॉसिबिलिटी का केस थोड़ी बना। जैसा सुजुकी वालों ने माफ़ी मांगी थी कस्टमर से कि हमारे पार्ट्स के, जब इंपोर्ट बैन हुई है कि पार्ट्स की डिले की वजह से प्रोडक्शन डिले हो रही है, इंपोर्ट की डिले की वजह से, तो उन्होंने माफ़ी मांगी, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं किए, लोगों से माफ़ी मांगी है, जनाब 3 4 महीने और दे दो, अभी नहीं दे सकते तुम्हें, मतलब 6 महीने ऑलरेडी लिए हुए हैं, 3 महीने और लिए फिर, तो ऐसी बात नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ते, फिर उन्हें पता होता है डैमेजेस पड़ेंगे, ठीक है। सो ये एक्सक्यूज नहीं है जो आप कहना चाह रहे हो ना, हमने कल पढ़ने हैं कि सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के बहाने भी तो चल सकते हैं, वो बहाने नहीं चलेंगे, वो भी पढ़ते हैं कल इंशाल्लाह। वही ना, मैं वही बोल रहा हूँ, तो उन्होंने एक्सक्यूज, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म हुआ था ना, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ था, उन्होंने एक्सक्यूज किया था कि जनाब हम आपको देंगे, हैं अपना प्रॉफिट है वो क्यों बंद करें, उन्होंने एक्सक्यूज कर लिया कि जनाब 3 महीने और दे दो, तो दिए लोगों ने मजबूरी में, ठीक है। लो जी, अल्लाह ताला आप सबको साइंदा फरमाए, थैंक यू।
कल यहीं से आगाज़ करेंगे।